जय हिंद। आप कक्षा 12 चैप्टर है आव्यूह पढ़ेंगे। आव्यूह के अंतर्गत चूँकि ये यूपी बोर्ड कक्षा 12 से रिलेटेड है और चूँकि यूपी बोर्ड की जो बुकें हैं वो निश्चित रूप से एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं, तो अब यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में कोई ख़ास अंतर नहीं है। इसलिए आप जो मेन टॉपिक दिए गए हैं, मेन टॉपिक जैसे कि डेफिनेशन है और भी उसकी क्या इमेज हो सकती है, क्या उसका एग्जाम्पल हो सकता है, तो मेन टॉपिकों को तो ग्रीन बोर्ड पर लिखा गया है। बाकी जो भी टॉपिक हैं उन्हें हम लैंग्वेज के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से सुनिए कि आव्यूह का रूपांतरण ज्यामिति से माना जा सकता है। आव्यूह का रूपांतरण ज्यामिति से माना जा सकता है, जैसे ट्रांसलेशन, रोटेशन और रिफ्लेक्शन। रूपांतरण, परावर्तन, घूर्णन इत्यादि जैसे आप देखेंगे तो स्थानांतरण को तो समझते ही हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, क्या हो गया, स्थानांतरण उड़ गया। रोटेशन, किसी अक्ष को मानकर उसे घुमाया गया, रोटेशन हो गया। घूर्णन, उसका घूर्णन करना, ये सभी कहीं न कहीं इनमें प्रयोग किसका, आव्यूह से इसका विशेष महत्व है। और सर्वप्रथम सिल्वेस्टर ने 1850 ईस्वी में आव्यूह शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद आर्थर केले ने 1858 में आव्यूह का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। आव्यूह का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इस आव्यूह के अंतर्गत इस आव्यूह का महत्व आप इसी से समझ सकते हैं कि ये विज्ञान की प्रत्येक शाखा में इसका प्रयोग किया जाता है। परमाणविक भौतिकी के साथ आप आ सकते हैं सांख्यिकी, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, इनमें भी इनका विशेष महत्व है। इसके बाद साइमन लाप्लास ने क्षोभ मंडल में ग्रहों की गति जानने के लिए भी आव्यूह का प्रयोग किया। अर्थात आव्यूह को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लाना और मनुष्य तक लाना और आप तक पहुंचाना, इतना कुछ विस्तार है इस आव्यूह का, तो इसका महत्व तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। परिभाषा पर पहले बाद में जाएंगे, पहले देखेंगे कि छात्रों के क्लास में बैठने की व्यवस्था, छात्रों के क्लास में बैठने की व्यवस्था, कोच में पब्लिक की व्यवस्था, छात्रों के सुबह मॉर्निंग टाइम प्रेयर ग्राउंड में खड़े होने की व्यवस्था, पीटी करते समय खड़े होने की व्यवस्था। उसके बाद दुकान में दामों की सूची को निर्धारित करने की एक व्यवस्था, जिस व्यवस्था को एक अगर आयताकार या वर्गाकार रूप दे दिया जाए तो ऐसी व्यवस्था को हम आव्यूह व्यवस्था कहते हैं। आव्यूह व्यवस्था कहते हैं। आप परिभाषा पर जाएंगे तो परिभाषा क्या है, mn संख्याओं के एक निकाय को, mn संख्याओं के एक निकाय को जिसमें m पंक्तियां तथा n स्तंभों की एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m क्रॉस n क्रम का आव्यूह कहलाता है। ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल AMN, जहाँ m पंक्तियों की संख्या तथा n स्तंभों की संख्या है, बराबर बड़े कोष्ठक के अंदर A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n,
A31 A32 A33 डॉट डॉट 3n AM1 AM2 AM3 डॉट डॉट AMN। जहाँ A11 इसका मतलब क्या है, कोई एक अवयव जिसकी क्या है, ये पहली पंक्ति है तथा पहला ही स्तंभ है। ये अवयव जो है वो क्या है, इस अवयव की पहली पंक्ति दूसरा अवयव, पहली पंक्ति तीसरा अवयव, पहली पंक्ति nवां स्तंभ, ये जो 1 2 3 लिखा है ये स्तंभ को दर्शा रहा है, और जो 1 1 आ रहे हैं वो क्या है, एक प्रकार की पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार से अवयव को निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। अब आते हैं अवयव के भेद। तो अवयव के भेद जानेंगे आप, अवयव के भेदों में लिखेंगे, चलिए पहले से इतना ही रखते हैं। अब आप इसके अंतर्गत जानेंगे अवयव के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स जैसा कि अभी जो एग्जाम्पल था उसमें A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A34 A35 A51 A54 इत्यादि, ये सभी जो हैं वो क्या हैं, उस अवयव के तत्व हैं। ये उस अवयव के तत्व हैं। और यदि पंक्तियों को m तथा स्तंभों को n मान लिया जाए, यदि पंक्तियों को m तथा स्तंभों को n मान लिया जाए तो उसमें m क्रॉस n तत्व मौजूद होंगे। यहाँ देखते हैं इस अवयव को 3 5 4 7 5 9, यहाँ देखेंगे तो पंक्तियाँ कितनी हैं, ये पंक्तियाँ बोली जाती हैं, पंक्तियाँ। तो 1 2 3, इस अवयव में 3 पंक्तियाँ दी गई हैं, और स्तंभ कितने हैं, 1 और 2 स्तंभ दिए गए हैं। अर्थात ये 3/2 का एक अवयव है। और अगर एलिमेंट देखें तो 3 दूनी 6, इसमें टोटल एलिमेंटों की जो संख्या है वो कितनी है, 6। इसके बाद यहाँ पर आते हैं 4 3 2 1 5 7 -2 3 5, ये क्या है, 3/3 यानी 3 क्रॉस 3 का एक अवयव है, जिसमें टोटल अवयवों की संख्या 3/3 यानी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल जो अवयवों की संख्या है वो कितनी है, 9। इसी प्रकार आप इसे भी देख सकते हैं 3 5 2 1, ये 2/2 का एक अवयव है, इसका क्रम क्या होगा, 2/2 का अवयव है। इसमें टोटल जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं, 4। तो इस तरीके से अवयव के तत्व जो अवयव बन के तैयार होता है उसके अंतर्गत जिन एलिमेंटों से वो बनकर तैयार हुआ है वो सभी जो एलिमेंट हैं वो कि उस अवयव के लिए क्या है, उस अवयव के तत्व कहलाते हैं वो सभी। और ये सभी मिलकर एक मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं, एक अवयव का निर्माण करते हैं। नेशंस ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का निरूपण, अवयव को किस तरीके से डिनोट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो इसकी लैंग्वेज ये कहती है कि अवयव का निरूपण अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में किया जाता है। अवयव का निरूपण अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में किया जाता है, और इनके एलिमेंटों को आप अंग्रेजी के छोटे अक्षरों के साथ डिजिटों को सफिक्स में लिखकर नोट कर सकते हैं। और आप अपनी इच्छा अनुसार बड़ा कोष्टक, इस प्रकार का कोष्टक जिसे मॉडुलस के अंतर्गत आता है, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, इच्छा अनुसार जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार का कोष्टक लगा सकते हैं। लेकिन मान्यता है कि आपको इस तरीके का बड़ा कोष्टक ज़्यादा सूटेबल रहता है, बड़ा कोष्टक लगाना चाहिए। तो इसमें देखते हैं इसमें एलिमेंट क्या है।
A11, A12, A13, A1n, इस तरीके की चर्चा भी कर चुके हैं कि जो A11 पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, इस तरीके से इनका निरूपण किया जा सकता है। वो डिजिट इस प्रकार से भी हो सकते हैं, ये तो जनरली डिजिट हैं A11, A12, A13, A1n, यानी ये क्या है, m क्रॉस n क्रम का एक आव्यूह है जिसमें m पंक्तियां तथा n स्तंभ है, रो बाई कॉलम में दर्शाया जाता है। इस प्रकार के डिजिटों का भी प्रयोग किया जा सकता है, प्लस माइनस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये जैसे वास्तविक संख्याओं का एक समूह दिया गया है, इसी प्रकार से आप सम्मिश्र संख्याओं के समूह में भी इसे नोट कर सकते हैं। और आप बड़े कोष्ठक के अंदर, छोटे कोष्ठक के अंदर या इच्छा अनुसार जिस कोष्ठक के अंतर्गत चाहते हैं उस कोष्ठक के अंतर्गत लिख सकते हैं। केवल ध्यान रहे कि इस प्रकार जो मॉडुलस का तरीका आपने अपनाया है ये सिंगल के अनुसार नहीं लिखेंगे। क्यों? सिंगल के अनुसार जो लिखा जाता है वो क्या, वो डिटर्मिनेंट में यूज किया जाता है, वो साड़िक के लिए उसका यूज करते हैं। और उस साड़िक ऐसा न लगे कि आपने इसे साड़िक के रूप में लिखा है कि ये तो साड़िक है। साड़िक को छोड़कर यानी सिंगल लाइनों को छोड़कर आप इस प्रकार से किसी भी प्रकार से इच्छा अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आप उन्हें सभी को किसी बड़े कोष्ठक के रूप में लिखिए। आइए देखते हैं, आगे टॉपिक है आव्यूहों के भेद, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यूह कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार के इसके भेद, मतलब कितने भेद हैं इसके, तो उसके अंतर्गत देखेंगे आप। नंबर 1, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, अर्थात यदि आप ये मान लें कि m पंक्तियां, यहां लिख देते हैं m पंक्तियां हैं तथा n स्तंभ हैं। m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है। यदि पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम है, कि जैसे किसी को बनाएं अगर, तो ए इस तरीके से बनाया, 2, 3, 5, 1, 4, ऋण 2, इस तरीके से यदि कोई एक आव्यूह है जिसमें m का मान n से छोटा है, अर्थात यहाँ ये देखेंगे तो कितने का है, 2/3 का है, 2/3, यानी m का मान n से कम है। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है तो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। किसी आव्यूह में रो कॉलम से कम है, रो जो है यानी पंक्तियां जो है वो स्तंभों से कम है, ऐसे आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। समझ में आ गया होगा। नंबर 2, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह को पर जाएंगे तो ठीक इसके अपोजिट ऊर्ध्वाधर आव्यूह ऐसा ही एक फिर से बना लिया, 3, 2, 5, 1, 8, 1, इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा, यदि वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक है, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक है, अर्थात m इज ग्रेटर देन n, तो ऐसे आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह आप शब्द से ही समझ गए होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जब पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या 2, 3, 5, 4, जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो,
तो ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं, जहां m बराबर n या aij इक्वल टू aj, जहां पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, ऐसे को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। नंबर 4 पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को देखेंगे तो वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, ऐसे आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। नंबर 5 स्तंभ आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ हो, वह आव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ हो, ऐसे आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। नंबर 6 शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। शून्य आव्यूह वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। नंबर 7 इकाई या तत्समक आव्यूह। वह वर्ग आव्यूह। इसमें इकाई, तत्समक आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए क्या है, वर्ग आव्यूह लेना पड़ेगा। वह वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण आव्यूह का प्रत्येक अवयव, जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव इकाई हो। जैसे आप लिख सकते हैं ऐसे, जैसे 3/3 का लिखा था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो और शेष अवयव शून्य हो, ऐसे आव्यूह को इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। उसके बाद विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो। वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह। वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक के बराबर न हो किंतु समान हो। एक के बराबर न हो किंतु समान हो और शेष सभी अवयव शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को अदिश आव्यूह कहते हैं। यानी वह वर्ग आव्यूह जो इकाई आव्यूह न हो, उसे अदिश आव्यूह कह सकते हैं आप। इकाई आव्यूह नहीं होगा, कि इकाई होगा तो उसका प्रत्येक विकर्ण कैसा, एक एक होगा। यहाँ अदिश में 3 3 हो सकते हैं, 4 4 हो सकते हैं, 5 5 हो सकते हैं, तो ऐसे आव्यूह को अदिश आव्यूह कहते हैं। उप आव्यूह। वह आव्यूह जिसके किसी निकाय को निकालने पर बना आव्यूह उस आव्यूह का उप आव्यूह कहलाता है। कि जैसे यही दिया गया है, अगर ये आव्यूह दिया गया है, ये आप देख रहे हैं कितने का, 3/2 का है, 3/2 का है, और इसी में से 3 1 2 8, इसी में से ये निकाल के तैयार कर लिया। अगर इससे ये निकाल के तैयार किया है, तो ये आव्यूह इस आव्यूह का उप आव्यूह है। यानी वह आव्यूह जिसके कुछ अवयवों से मिलकर बना हुआ आव्यूह उस मुख्य आव्यूह का उप आव्यूह कहलाता है। इसके बाद ऊपर त्रिभुजी आव्यूह। वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण से ऊपर के अवयव दिए हों और नीचे के सभी अवयव शून्य हों, तो ऐसे आव्यूह को ऊपर त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य न हो, नीचे के अवयव शून्य हो, ऐसे आव्यूह को ऊपर त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। इसके बाद निम्न त्रिभुजी आव्यूह। वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण
के ऊपर के अवयव शून्य हो, नीचे के अवयव शून्य ना हो, तो ऐसे अवयव को निम्न त्रिभुजी अवयव कहते हैं। अब ये जो अवयव बचे आप देख रहे हैं, यहाँ से शून्य अवयव के अंतर्गत से यहाँ पर इकाई अवयव, विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, उप अवयव, ऊपर त्रिभुजी अवयव, निम्न त्रिभुजी अवयव, इन्हें आप विधिवत तरीके से सभी को याद रख सकते हैं कि बाई चांस एक नंबर में इस तरीके से नोट करने के लिए आता है। किसी आप एक अदिश अवयव का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, तो अदिश अवयव का आप एक उदाहरण किसी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे 3 3 0 0। तो ये क्या है, एक अदिश अवयव है, और अगर इसका क्रम पूछा जाता है तो ये 2/2 का एक अदिश अवयव है, 2/2 का। तो मुख्य विकर्ण, अब मुख्य विकर्ण की कंडीशन जब आती है तो मुख्य विकर्ण आप समझ सकते हैं। मुख्य विकर्ण अगर पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या 4 है, तो इस तरीके से उसमें मुख्य विकर्ण नहीं बन पाएगा। बड़ा सा विकर्ण जैसे कमरे के अंतर्गत आप हैं, तो इसका बड़ा से बड़ा विकर्ण क्या है, इसका नीचा भाग उसका ऊपर वाला भाग, या इसका ऊपर वाला भाग उसका नीचे वाला भाग, ये तो मुख्य विकर्ण के काम करते हैं, अन्यथा ये मुख्य विकर्ण नहीं बन पाते। तो वही मुख्य विकर्ण अदिश अवयव में मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य के बराबर ना हो और 1 के बराबर भी ना हो, तो ऐसे अवयव को क्या अदिश अवयव कहते हैं। ऊपर त्रिभुजी अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य न हो और नीचे के अवयव शून्य हो, तो ऐसे अवयव को ऊपर त्रिभुजी अवयव कहते हैं। निम्न त्रिभुजी अवयव वह अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य हो, नीचे के अवयव शून्य न हो, तो ऐसे त्रिभुज को निम्न त्रिभुजी अवयव कहते हैं। आप इधर भी समझ गए होंगे ठीक से। नंबर 1 अब गुनगुना लीजिए एक बार कि क्षैतिज अवयव, क्षैतिज जैसे कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो क्षैतिज के लिए क्या होगा, वो है अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो। पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो, तो ऐसे अवयव को क्षैतिज अवयव कहते हैं। ऊर्ध्वाधर अवयव वो है अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक हो, स्तंभों से अधिक हो, ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। वर्ग अवयव जिसमें पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या बराबर हो, 3/3 का, 4/4 का, 5/5 का, तो 2/2 का, तो इस तरीके का क्या वर्ग अवयव कहलाता है। पंक्ति अवयव वह अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, वह अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, तो ऐसे अवयव को पंक्ति अवयव कहते हैं। उसके बाद स्तंभ अवयव वह अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, वह अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, तो ऐसे अवयव को स्तंभ अवयव कहते हैं। शून्य या रिक्त अवयव वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, वह अवयव जिसका प्रत्येक जो एलिमेंट दिया जा रहा है वो शून्य हो, तो उसे रिक्त अवयव या शून्य अवयव कहते हैं। इसके बाद इधर आ गए इकाई या तत्समक अवयव, वो है वर्ग अवयव। यहाँ तो क्या चाहिए, वर्ग अवयव चाहिए, क्योंकि इकाई अवयव की बात हो रही है, तो इकाई अवयव के लिए वो है वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1-1 हो तथा शेष अवयव शून्य हो, तो उसे क्या इकाई अवयव कहते हैं। इकाई अवयव इस तरीके से इन सभी अवयवों को आप विधिवत तरीके से याद रख सकते हैं। यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो हम आएंगे किस पर, एक एग्जाम्पल के साथ उसकी जो प्रॉपर्टी होती हैं, आप अवयव के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम पालन करता है नहीं करता है, सहचार नियम का पालन होता है नहीं होता है, उसका जो सहचार नियम के बाद जोड़ना घटाना, अवयव पर गुणा करना भाग करना, ये किस तरीके से लागू होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। चलिए ठीक है, अगले टॉपिक पर चलेंगे। दो अवयव की समानता। दो अवयव की समानता के अंतर्गत देखेंगे
यदि 2 3 5 0 बराबर 0 3 5 4, इन अगर दो अवयवों को देखें कि 2 3 5 0 0 3 5 7, तो अगर इसका मान निकालेंगे तो पहले ऐसा गुणा किया जाता है 2 माइनस ऐसा 15, तो इसकी वैल्यू भी आएगी -15, और इसका गुणा ऐसा किया जाए तो इसकी भी वैल्यू -15 आएगी। लेकिन ये जो अवयव हैं वो एक दूसरे से समानता नहीं रखते, अर्थात ये आपस में बराबर नहीं है। ये आपस में बराबर नहीं है। ये केवल और केवल उसी टाइम आपस में बराबर होते हैं जब इसका प्रत्येक अवयव से मैच करता है। प्रत्येक अवयव से मैच करता है। हाँ, ऐसा जरूर कर सकते हैं कि जैसे x2 5 बाई इस तरीके से लिखा हुआ है, बराबर यहाँ लिखा हुआ है 2 ZT और यहाँ लिखा हुआ 3। अगर ये आपस में बराबर हैं, तो इनकी आप तुलना कर सकते हैं। x की जगह कितना रखा है 2, x बराबर कितना आएगा 2, z की जगह भी कितना रखा है 2, z बराबर आएगा 2, t की जगह कितना रखा है, t की जगह रखा है 5, तो t बराबर आएगा 5, y बराबर कितना आएगा 3। तो ऐसे अवयवों को तो यदि ये समान अवयव हैं तो उनके आपस में एलिमेंटों की आप तुलना करके उनके मान निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो अवयव दिया गया है ये आपस में समानता नहीं रखता, क्योंकि इसके एलिमेंट अलग अलग हैं। वैल्यू बेशक समान आ रही है लेकिन उनके जो एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। अवयवों का योग, अवयवों के योग के लिए आपने योग के लिए कई नियम पढ़े होंगे। योग के लिए पहले ही चैप्टर के अंतर्गत कई नियम आते हैं। योग का क्रम विनिमय नियम, संबरक नियम, सहचार नियम, इस तरीके से जो नियमों को पढ़ा है वो यहाँ पर किस तरीके से एडजस्ट होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। तो पहला है क्रम विनिमय नियम। तो योग का क्रम विनिमय नियम अवयव का पालन करता है। योग का क्रम विनिमय नियम अर्थात चाहे तो a में b जोड़ दिया जाए, चाहे b में a जोड़ दिया जाए। अगर किसी को ले लिया जाए, जैसे a बराबर दिया जा रहा है, a बराबर कोई आपको अवयव दिया गया 2 3 4 और 5 इस तरीके से, और b बराबर उसी में दिया गया 1 2 4 और 6। यदि a में b जोड़ा जाए, a धन b, a में b जोड़ा जाएगा तो a में b जोड़ेंगे, इसमें कितना आएगा 3, इसमें ये जोड़ेंगे कितना आएगा 5, इसमें ये जोड़ेंगे कितना आएगा 8 और इसमें ये जोड़ेंगे कितना आएगा 11। और चाहे वो b में a जोड़ दिया जाए, अब b को पहले लिख के a को बाद में लिखेंगे तब भी आएगा तो यही आएगा, यही अर्थात a प्लस b बराबर b प्लस a। तो योग का जो क्रम विनिमय नियम है वो अवयव का पालन करता है। अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसी प्रकार अवयव सहचार नियम का भी पालन करता है। a प्लस बी पहले जोड़ लिया, फिर उसमें c जोड़ लिया, फिर a में b प्लस c जोड़ के a में जोड़ दिया, तो वो सहचार नियम का भी पालन करता है। योज्य तत्समक, यदि किसी अवयव में शून्य अवयव जोड़ दिया जाए तो उस अवयव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात योज्य जो तत्समक होता है वो क्या होता है, शून्य। योज्य व्युत्क्रम एक अवयव और दूसरा अवयव यदि दोनों का जो योगफल है वो शून्य के बराबर है तो उसे एक दूसरे का क्या, योज्य व्युत्क्रम कहते हैं। निरसन नियम इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, वो आपस में जो बराबर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो निरसन नियम भी अवयव का पालन करता है। निरसन नियम भी अवयव का पालन करता है। बंटन नियम भी अवयव का पालन करता है। अवयवों का अंतर, यदि पहले अवयव में से दूसरा अवयव घटाया जाए या दूसरे में से पहला अवयव घटाया जाए तो आप इस तरीके से घटाया भी कर सकते हैं। बस चिन्ह का अंतर रहेगा। यदि पहले में से दूसरा घटाते हैं तो a बड़ा है या b बड़ा है,
उसके अनुसार उसका आव्यूह का आप अंतर कर सकते हैं। मिलेंगे हम आपके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।